अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कोर्स की 23rd क्लास में खुशामदीद। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बैलेंस शीट की कुछ बेसिक समझाई थी कि बैलेंस शीट के क्या क्या कंटेंट होते हैं और उन्हीं कंटेंट्स के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट समझाए थे। और आज से मैं आपको बैलेंस शीट की फर्दर डिटेल समझाना शुरू करूँगा। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी ही क्यों चाहिए। तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की बैलेंस शीट आपको इसलिए पढ़नी चाहिए कि बैलेंस शीट पढ़ के आपको ये पता लगेगा कि कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। यानी कंपनी पे कर्जा कितना है, यानी लायबिलिटी कितनी है, और कंपनी के एसेट्स कितने हैं, यानी असासे कितने हैं। कहीं असासों से ज़्यादा कर्जे तो नहीं हैं कि बाद में कंपनी से कर्जा उतारा ना जाए और कंपनी दिवालिया हो जाए। और क्या कंपनी की इतनी कैपेसिटी है कि अगर वो कर्जे उतार भी दे फिर भी प्रॉफिट में जा सके। अगर कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो जाहिर है कि इन द लॉन्ग रन कंपनी के शेयर्स खरीदकर आपको फ़ायदा ही होगा। इसलिए किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने से पहले उस कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आपको नॉन करंट एसेट समझाऊंगा विद एग्जाम्पल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बैलेंस शीट समझाने के लिए जिस कंपनी की मैंने बैलेंस शीट सेलेक्ट की है वो टोयोटा पाकिस्तान है, जो इंडस मोटर के नाम से पाकिस्तान में ऑपरेट करती है। बैलेंस शीट के नॉन करंट एसेट में सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे, जिसको पीपी एंड ई भी कहते हैं। अब इसकी डिटेल बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एसेट्स की भी दो टाइप्स होती हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो वाले एसेट्स होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जैसे लैंड, व्हीकल, इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर और इन्वेंट्री वगैरह। और इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, यानी जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह। मिसाल के तौर पे विंडोज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का इनटेंजिबल एसेट है, क्योंकि विंडो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह किसी भी कंपनी के जो कमर्शियल्स होते हैं यानी एड्स वगैरह होते हैं, वो भी इनटेंजिबल एसेट्स में ही आते हैं, क्योंकि उन एड्स के नतीजे में पब्लिक तक उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस पहुंचती है, फिर पब्लिक उस प्रोडक्ट को परचेज करती है, जिसके नतीजे में कंपनी को प्रॉफिट होता है। इसलिए किसी भी कंपनी के टीवी कमर्शियल जो होते हैं वो उस कंपनी के इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ जो कंपनी को किसी भी किस्म का फाइनेंशियल फ़ायदा पहुंचा सके, वो एसेट कहलाती है। अब बेशक एसेट टेंजिबल हो या इनटेंजिबल। अब टोयोटा की बैलेंस शीट में जो ये पीपी एंड डी है, ये टेंजिबल एसेट्स की बात हो रही है, यानी ऐसे एसेट्स जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी पीपीएनडी में वो बिल्डिंग या मल्टीपल बिल्डिंग्स इंक्लूड होती हैं जिसमें कंपनी ऑपरेट कर रही होती है। वो प्लॉट आता है जिस पे वो बिल्डिंग बनी होती है। और भी इसके अलावा कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ से बिजनेस को किसी भी किस्म का फाइनेंशियल फ़ायदा पहुँच रहा हो, पीपीएनडी में इंक्लूड होती है। सेकेंडली, पीपीएनडी में वो मशीनरी आती है जो कंपनी यूज़ कर रही होती है। जैसे टोयोटा है तो ऑब्वियसली इस कंपनी के पास हैवी मशीनरी होगी जिसकी हेल्प से वो गाड़ियाँ असेंबल करती होगी। वो कंप्यूटर भी पीपीएनडी में आते हैं जो कंपनी यूज़ कर रही होती है। फिर इसके अलावा पीपीएनडी में टूल्स भी आते हैं जैसे रेंच, प्लास वगैरह। कहने को ये काफ़ी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कंपनी कोई भी चीज़ अनरिकॉर्डेड नहीं छोड़ती। अगर कंपनी में एक सुई भी आती है तो उसकी कॉस्ट भी कंपनी बैलेंस शीट में इंक्लूड करती है। इसके अलावा पीपीएनडी में फर्नीचर भी आता है जो कंपनी यूज़ करती है। और आखिर में इसके अलावा कंपनी के एम्प्लॉयज़, एग्जीक्यूटिव्स वगैरह के लिए जो गाड़ियाँ कंपनी प्रोवाइड करती है, वो भी पीपीएनडी में ही इंक्लूड होती है। अब इस सबके सामने इनकी अमाउंट्स भी मेंशन होती है कि फ़िलहाल इन सब चीज़ों की क्या वर्थ है। और ज़्यादातर कंपनीज़ करंट ईयर और लास्ट ईयर इन 2 सालों के फिगर शो करती है कि एसेट्स या लायबिलिटीज़ की वैल्यू इस साल कितने रुपए है और लास्ट ईयर कितने रुपए थी। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आगे सन 2020 के अंडर 1,65,01,642 लिखा हुआ है और ऊपर रुपीज़ इन 000 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप इस गिवन अमाउंट को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा कि सन 2020 में टोयोटा कंपनी के पीपीएनडी की क्या वैल्यू है। अब इस अमाउंट को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 16.5 अरब रुपए। यानी टोयोटा कंपनी के पीपीएनडी के एसेट्स की वैल्यू सन 2020 में 16.5 अरब रुपए है। इसके बाद मेंशन्ड हैं इनटेंजिबल एसेट्स। और जैसे मैंने बताया ये वो वाले एसेट्स हैं जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह, जिसकी अमाउंट 72,550 रुपये है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब आप सोच रहे होंगे लोन तो कर्जे को कहते हैं यानी लाइबिलिटी को कहते हैं, तो लोन यानी कर्जा एसेट के कॉलम में कैसे आ गया। वेल, लोन लाइबिलिटी या कर्जा तब बनता है जब आपने किसी से लिया हो और आपको वो कर्जा वापस करना पड़े। लेकिन जब आपने किसी को कर्जा दिया हो तो वो कर्जा आपका एसेट बन जाता है।
क्योंकि वो पैसे आपने वापस लेने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे टोयोटा कंपनी तो गाड़ियाँ बनाती है, तो ये कंपनी कैसे किसी को कर्जा दे सकती है? बिल्कुल, टोयोटा कंपनी गाड़ियाँ ही बनाती है, लेकिन कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को इंटरनल लोन ज़रूर देती है, जो कंपनी का एसेट बन जाता है। और फिर कंपनी बैंक की तरह ही विद इंटरेस्ट वो लोन अपने एम्प्लॉय से वापस लेती है। इसलिए अगर कंपनी ने कर्जा दिया हो तो वो एसेट बन जाता है, कर्जा लिया हो तो वो लायबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। ये नाम सुन के ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये वो पैसे हैं जो कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब क्योंकि ये नॉन करेंट एसेट के अंडर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये पैसे कंपनी ने कहीं पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हुए हैं, जो कंपनी को 1 साल के बाद मिलेंगे। अब ये इन्वेस्टमेंट 1 साल से लेके कई सालों तक की हो सकती है और डिफरेंट जगहों पे हो सकती है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में भी हो सकती है, किसी बैंक के साथ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट भी हो सकता है और रियल एस्टेट में भी हो सकती है। और लास्ट में है डिफर्ड टैक्स। डिफर्ड टैक्स वैसे तो काफ़ी लेंथी टॉपिक है, जो मैं इंशाल्लाह आगे आने वाली किसी वीडियो में डिटेल से कवर करूँगा, लेकिन मैं बस आपको इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। डिफर्ड टैक्स बेसिकली एसेट में भी आता है और लायबिलिटी में भी आता है। जब ये एसेट में आता है तो इसको डिफर्ड टैक्स एसेट कहते हैं, और जब ये लायबिलिटी में आता है तो इसको डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। बेसिकली होता ऐसे है कि कंपनीज अक्सर अपना साल का टैक्स ज़्यादा पे कर देती हैं, यानी ओवर पे कर देती हैं। अब ये ओवर पे क्यों होता है, इसकी डिटेल में किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। बेसिकली होता ऐसे है कि जो टैक्स की ओवर पेमेंट हो चुकी होती है, वो ओवर पेमेंट अगले साल कंपनी को टैक्स रिलीफ की सूरत में वापस दी जाती है, जो कि डिफर्ड टैक्स एसेट बन जाता है। मिसाल के तौर पे कंपनी का 100 रुपये टैक्स बन रहा था और कंपनी ने 150 रुपये टैक्स दे दिया, तो अगले साल कंपनी को 50 रुपये का टैक्स रिलीफ मिलेगा, जो कि डिफर्ड टैक्स एसेट कहलाएगा। इसी वजह से टोयोटा कंपनी का सन 2019 में कोई डिफर्ड टैक्स एसेट नहीं था, लेकिन सन 2020 में कंपनी के अकाउंट में डिफर्ड टैक्स एसेट की अमाउंट शो हो रही है। इसका मतलब है कि टोयोटा कंपनी का जितना टैक्स बनता था, कंपनी ने ऑब्वियसली उससे ज़्यादा टैक्स पे कर दिया था, जो कि अब उनका डिफर्ड टैक्स एसेट बन गया है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।